आज हिस्ट्री को देखने वाले हैं। ये जो कि घटना चक्र का है, इसमें जितने भी अभी टीजीटी, पीजीटी या अदर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होंगे, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर फर्स्ट पाषाण काल को देख लिया है। आज हम लोग चैप्टर नंबर सेकंड सैंधव सभ्यता को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सैंधव सभ्यता से क्वेश्चन को देखते हैं, ये जो कि आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं सैंधव सभ्यता से क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी। तो यानी कि भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु कौन सी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों तांबा। तांबा ये जो कि भारत में प्रयोग किया जाने वाला प्रथम धातु है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा तांबा। ये देख सकते हैं आप, यूपी टीजीटी 2016 का क्वेश्चन है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत में धातु के प्रयोग का सबसे प्राचीन साक्ष्य पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ में स्थित नामक स्थल से मिला है। प्राक सैंधव संस्कृतियों में तांबे यानी कि कांसे के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन धातु विशेष रूप से तांबे एवं कांसे का पर्याप्त मात्रा में उपयोग सबसे पहले सैंधव संस्कृति के लोगों ने किया था। भारत में प्रयोग की जाने वाली धातु कौन सी है, तो तांबा है। तो भारत में प्रयोग की जाने वाली सर्वप्रथम धातु कौन सी है, तांबा है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि सिंधु घाटी सभ्यता का उद्वाचन अभी तक नहीं किया गया है, निम्नलिखित कारणों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का इसमें राइट आंसर क्या होगा। इसमें दिया गया है कि उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जो कि सही है। अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा की जानकारी नहीं हो पाई है, जो कि सही है। फिर उसके बाद आता है अभिलेखों की छोटी लंबाई, ये भी सही है। अभिलेखों की छोटी लंबाई है सिंधु घाटी सभ्यता में। और तीसरा है दोस्तों कि द्विभाषा लेखों की अनुपस्थिति, ये भी सही है। द्विभाषा लेखों की अनुपस्थिति भी है सिंधु घाटी सभ्यता से। तो इसमें तीनों ऑप्शन क्या होंगे, सही होंगे। ये सिंधु घाटी सभ्यता में अभी तक उद्वाचन इसका तीनों का अभी तक नहीं किया गया है। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। पहला, दूसरा, तीसरा इसमें क्या है, सही है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जो कि इसके एक्सप्लेनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि चित्राक्षरों वाली लिपि है, जो कि यहाँ से प्राप्त मोहर, मृदभांड, ताम्र गुटकाओं आदि पर मिलती हैं, परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्वाचन अभी तक न होने पाने के कारण उनकी भाषाओं के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। अभिलेखों का छोटा होना तथा किसी भी द्विभाषा लेख का न होना, ये जो कि इसमें शामिल है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित किस नगर में चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था। तो ये कहाँ पे किया जाता था। क्वेश्चन नंबर थर्ड का इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों धौलावीरा। धौलावीरा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। धौलावीरा ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये गुजरात में है। ये भी यूपी पीजीटी 2016 का क्वेश्चन है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि धौलावीरा ये जो कि गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो धौलावीरा कहाँ पड़ता है, ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ये जो कि महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल है। इसकी खोज 1967-68 में जगपत जोशी के द्वारा किया गया था। तो धौलावीरा की खोज जगपत जोशी के द्वारा किया गया था। धौलावीरा नगर में चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था। धौलावीरा से अनेक जलाशय मिले हैं, त्रिस्तरीय नगर मिला है, और यहाँ धौलावीरा का जल प्रबंधन अद्वितीय था। यानी कि धौलावीरा का जो जल प्रबंधन था वो बहुत ही अद्वितीय था। तो इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो धौलावीरा का जल प्रबंधन कैसा था, तो बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में निम्न में से किसकी जानकारी नहीं थी। तो हड़प्पा सभ्यता में किसकी जानकारी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 4 का इसमें राइट आंसर क्या होगा। ढेकली की जानकारी थी, नहर की जानकारी थी, कुआं की जानकारी थी, कुएं पर पुल्ली इसकी जानकारी नहीं थी।
ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। तो हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में से किसकी जानकारी नहीं थी? तो कुएं पर पुल्ली की जानकारी नहीं थी। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था थी। तो अगर आपसे पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता किस अर्थव्यवस्था पर आधारित थी, तो कृषि अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। यहाँ के निवासियों का मुख्य पेशा कृषि था। तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे उनका मुख्य पेशा क्या था? तो कृषि था। इनकी उर्वरता का मुख्य कारण सिंधु नदी में हर वर्ष आने वाली बाढ़ थी। यह बाढ़ जलोढ़ मिट्टी बहाकर लाती थी जो भूमि को उर्वर बनाती थी। कृषि उपकरण प्रस्तर एवं कांस्य के बने होते थे, जैसे हल, कुदाल आदि। मोहनजोदड़ो एवं बनावली से मिट्टी के हल के खिलौने का प्रारूप मिला है। ये जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि मिट्टी के हल का प्रारूप कहाँ से पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो एवं बनावली से पाया गया है। फिर उसके बाद आता है सिंधु सभ्यता के किस पुरा स्थल से नहरों से सिंचाई के प्रमाण सुरतगोई से यानी कि अफगानिस्तान से मिले हैं। तो सिंधु सभ्यता से किसी भी पुरा स्थल से नहरों की सिंचाई के प्रमाण कहाँ से पाए गए हैं? तो ये सुरतगोई। सुरतगोई ये वर्तमान में कहाँ है? तो ये अफगानिस्तान में है। कृषि कार्य के लिए नदियों के जल, वर्षा के जल एवं कुओं का उपयोग किया जाता था। जैसे धौलावीरा से शैल कुंड यानी कि जल कुंड का मिलना एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था को दर्शाता है। कुएं पर पुल्ली के कोई भी प्रमाण अभी तक धौलावीरा से प्राप्त नहीं हुआ है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन हड़प्पा स्थलों से अग्नि वेदिका के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से अग्नि वेदिका के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 5 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो ये राजस्थान, गुजरात के स्थलों से प्राप्त होते हैं। राजस्थान और गुजरात के स्थलों से प्राप्त होते हैं, जो कि इसका ऑप्शन में कोई भी सही नहीं है। इसका कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो आइए देखते हैं हम लोग अग्नि वेदिका के प्रमाण कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता में अग्नि वेदिका के प्रमाण राजस्थान, गुजरात के स्थलों से प्राप्त होते हैं, जबकि इसमें सिंध, बलूचिस्तान के किसी भी स्थल से अग्नि वेदिका के प्रमाण नहीं मिले हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से किसकी जानकारी हड़प्पा सभ्यता काल में नहीं थी? तो किसकी जानकारी हड़प्पा सभ्यता काल में नहीं थी? तो पक्की ईंटें, ये जो कि हड़प्पा सभ्यता में थी। दीवारों की इंग्लिश बांड प्रणाली, ये भी थी। घुड़िया छत, ये भी था। वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब, ये जो कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी नहीं थी। वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब ये नहीं था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहा जाता है। इस सभ्यता के नगर ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। ग्रिड पद्धति पर आधारित थी इस सभ्यता के नगर, यानी कि एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। एक दूसरे को समकोण पर काटती सीधी रेखाओं की पद्धति जाल पद्धति कहलाती थी। यहाँ के नगर दो भागों में विभाजित थे। पहला नगर कौन सा है? तो पश्चिमी टीला दुर्ग, और दूसरा नगर है पूर्वी टीला आवास। जो दुर्ग मजबूत रक्षा प्राचीरों से युक्त था। आवासीय भवन जो कि ये पक्की ईंटों के बने होते थे। मकान 2 मंजिला होता था तथा खिड़कियां जो होती थी ये गलियों की ओर खुलती थी। दीवारें इंग्लिश बांड प्रणाली से बनाई जाती थी। छतों का स्वरूप घोड़िया प्रकार की होती थी। सैंधव सभ्यता में वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां सिंधु सभ्यता के पुरा स्थल नहीं मिले हैं। तो उस क्षेत्र का पहचान करना है जहां से सिंधु सभ्यता के पुरा स्थल नहीं पाए गए हैं। बलूचिस्तान से पाया गया है। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का पहाड़ी क्षेत्रों से भी पाया गया है। निम्न हिमालय क्षेत्रों से भी पाया गया है। उत्तरी महाराष्ट्र से ये नहीं पाया गया है। उत्तरी महाराष्ट्र से नहीं पाया गया है। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। उत्तरी महाराष्ट्र से नहीं पाया गया है सिंधु सभ्यता पुरा स्थल। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सिंधु सभ्यता के पुरा स्थल महाराष्ट्र से नहीं प्राप्त होते हैं।
महाराष्ट्र का दैमाबाद जो कि उत्तर हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, ये उत्तर हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। और उसमें पूछा क्या गया था, उसमें पूछा गया था पूरा स्थल कौन सा नहीं है, तो ये उत्तरी महाराष्ट्र जो कि इसके अंतर्गत नहीं आता था, तो उत्तर हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। सिंधु सभ्यता का विस्तार पाकिस्तान एवं भारत दोनों देशों में है। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के पहाड़ी क्षेत्रों, दक्षिण बलूचिस्तान, सिंध एवं पंजाब में सैंधवपुरा स्थल प्राप्त हुए हैं। वहीं भारत के हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर में पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान से भी सभ्यता के दो प्रमुख स्थल पाए गए हैं, ये जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान के दो ही स्थल पाए गए हैं, पहला है सुरतगोई और दूसरा है मुंडीगाक। ये दो बहुत महत्वपूर्ण स्थल हैं अफगानिस्तान के, ये जो कि सिंधु सभ्यता में पाए गए हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है कि मोहनजोदड़ो में किले व शहर में सबसे चौड़ी सड़कें क्रमशः थी, तो कितनी थी? क्वेश्चन नंबर 8 का इसमें राइट आंसर होगा 6 से 10 मीटर, 6 से 10 मीटर तक था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मोहनजोदड़ो से सड़कों की चौड़ाई 13.5 फुट से 33 फुट तक थी। मोहनजोदड़ो के किले व शहर सबसे चौड़ी सड़कें क्रमशः 6 व 10 मीटर की थी। सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि मेसोपोटामिया में निम्नलिखित में से किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया था? ये किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया है? क्वेश्चन नंबर 9 का इसमें राइट आंसर होगा अक्काडियन। अक्काडियन ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा अक्काडियन। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि फरात और दजला नदियों के बीच स्थित मेसोपोटामिया जो कि वर्तमान में इराक गणराज्य का हिस्सा है। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। 2000 ईसा पूर्व में जब बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बना गया, तब दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। लगभग 1100 ईसा पूर्व से जब आसीरियाइयों ने उत्तर में अपना राज्य स्थापित कर लिया, तब उस क्षेत्र को आसीरिया कहा जाने लगा। उस प्रदेश की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरियन थी। 2400 ईसा पूर्व के आसपास जबकि अक्काडी या अक्काडियन भाषी लोगों यहाँ आए, तब अक्काडी ने सुमेरियन भाषा का स्थान ले लिया। अक्काडी भाषा सिकंदर के समय 336 से 323 ईसा पूर्व तक कुछ क्षेत्रीय परिवर्तनों के साथ फली फूल रही थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि मेसोपोटामिया के साहित्य में निम्नलिखित में से किस स्थान का संदर्भ हड़प्पा सभ्यता के लिए अभिप्रेरित रहा होगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो ये है मेलुहा। मेलुहा है ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा मेलुहा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मेसोपोटामिया का यूनानी अर्थ है दो नदियों के बीच। यह इलाका दर्ज यानी कि टिग्रिस और फरात यूक्रेटिस नदियों के बीच के क्षेत्र में पड़ता है। तो दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है? मेसोपोटामिया कहा जाता है। सुमेरियन लेखों से ज्ञात होता है कि उन नगरों के व्यापारी मेलुहा के व्यापारियों के साथ वस्तु विनिमय करते थे। मेलुहा जो कि ये मोहनजोदड़ो को कहा गया है, सैंधव प्रदेश यानी कि सभ्यता से किया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि मेसोपोटामिया के इतिहास में निम्नलिखित में से किस अवधि को प्रथम राज्य गठन का युग माना जाता है? तो ये किसको माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 का इसमें राइट आंसर होगा, ये माना जाता है उरुक काल को। उरुक काल को ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, उरुक काल को माना जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मेसोपोटामिया के इतिहास में उरुक काल को प्राथमिक राज्य के गठन का युग माना जाता है। इस काल में चित्रमय स्क्रिप्ट्स के साथ लेखन और वास्तविक ऐतिहासिक घटनाओं का प्रतिलेखित रिकॉर्ड का वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है
कि हड़प्पा लिपि के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो हड़प्पा लिपि के बारे में बताना इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको इसमें बताना है कौन सा कथन गलत है। इसमें दिया गया है, पहला है, कुछ ऐसे उदाहरण भी उपलब्ध हैं कि यह लिपि बाईं ओर से दाईं ओर के लिखी जाती थी, जो कि ये सही है। आपको गलत बताना है, हड़प्पा लिपि सब शब्दाक्षरिक होता है। प्रत्येक प्रयुक्त प्रतीक किसी शब्द या शब्दांश के लिए होता था, ये भी सही है इसमें। फिर उसके बाद आता है कि यह सामान्य रूप से दाईं ओर से बाईं ओर पढ़ने के लिए लिखी जाती थी, ये भी सही है। लेखन के सबसे लंबे प्रतिरूप में 30 संकेत मिले हैं, ये क्या है इसमें गलत है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसका राइट आंसर होगा, यही इसमें क्या है सही नहीं है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हड़प्पा लिपि ज्यादातर साक्ष्य चित्रात्मक यानी कि पिक्टोग्राफिक लिपि के पाए गए हैं। कुछ साक्ष्य भाव चित्रात्मक लिपि के भी पाए गए हैं। प्रसिद्ध विद्वान S.R. राव ने अक्षर चिन्हों की संख्या 22 मानी है। उनके अनुसार हड़प्पा लिपि में मूल रूप से 52 चिन्ह थे। ज्यादातर लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी, यद्यपि कुछ साक्ष्य दाएं से बाएं के भी पाए गए हैं। लिपि के सबसे प्रचलित चिन्ह अंग्रेजी के यू प्रकार का है, अंग्रेजी के यू प्रकार का है तथा पशुओं के चिन्हों में सबसे प्रचलित मछली का निशान पाया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित नहीं है। तो कौन सा हड़प्पा स्थल है जो कि हरियाणा में स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 का इसमें राइट आंसर होगा रोपड़। रोपड़ ये हरियाणा में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि राखीगढ़ी, बनावली, मिताथल, सिरवल आदि ये जो कि हरियाणा में स्थित प्रमुख हड़प्पा स्थल है, जबकि रोपड़, संघोल ये जो कि कहाँ पड़ता है, तो ये पंजाब में पड़ता है, पंजाब में स्थित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि मोसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज किस नाम से जाना जाता है। तो मोसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज किस नाम से जाना जाता है। इसको पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की, इराक का अधिकांश भाग के अंतर्गत आता है मोसोपोटामिया। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मोसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की और इराक का अधिकांश भाग के नाम से जाना जाता है। मोसोपोटामिया फरात और दजला नदियों के बीच बसा प्राचीन शहर है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन माना जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस प्रकृति की थी। तो ये शहरी प्रकृति की थी। कैसी थी, शहरी प्रकृति की थी। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, शहरी प्रकृति की। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता शहरी प्रकृति की थी। सिंधु सभ्यता को प्रथम नागरिक क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि भारत में पहली बार नगरों का उदय इसी सभ्यता के समय में हुआ था। 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन पर दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की थी। सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खोजे जाने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसके प्रमुख नगर थे, जो अपनी नगर योजना प्रणाली के लिए जाने जाते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये मार्टिमर व्हीलर के द्वारा किया गया था, मार्टिमर व्हीलर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन मार्टिमर व्हीलर के द्वारा किया गया था। गार्डन चाइल्ड, स्टुअर्ट पिगट जैसे अन्य विद्वानों ने इस सिद्धांत का समर्थन किया है। इनके अनुसार पुरातत्व संबंधी अवशेषों से यह निश्चित संकेत मिलते हैं कि मोहनजोदड़ो को लूटा गया। ऋग्वेद में उल्लिखित पुरंदर हरिप्युआ शब्दों से भी सिद्धांत को बल मिला है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, ये जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यूपी एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मोहरे किस पुरा स्थल के उत्खनन से प्राप्त हुई है। ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त हुआ है दोस्तों बसाड़, बसाड़ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, बसाड़। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है
कि मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मोहरें बसाड़ यानी कि प्राचीन वैशाली से उत्खनन में प्राप्त हुई हैं। इतिहास लेखन में मोहरों की महत्वपूर्ण उपयोगिता रही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि किस हड़प्पाई स्थल से एक मानव अस्थि पंजर के निकट एक बकरे का अस्थि पंजर प्राप्त हुआ है? ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन नंबर 18 का इसमें राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पाई स्थल से एक मानव अस्थि पंजर के निकट एक बकरे का अस्थि पंजर प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से कांस्य की सजीव पशु मूर्तियों में भैंसा और भेड़ा की मूर्तियां हैं। मोहनजोदड़ो से कलश समाधान मिले हैं जिसमें पशुओं, मछलियों और चिड़ियों का कुछ हड्डियां, आभूषण, राख, कोयला तथा मृदभांड के टुकड़े आदि यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से 42 मानव कंकालों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित हड़प्पाई स्थलों में से किनमें चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? तो चावल की खेती के प्रमाण कहाँ से पाए गए हैं? ये कालीबंगा से पाया गया है चावल की खेती के प्रमाण, और लोथल से पाया गया है। कालीबंगा और लोथल मोहनजोदड़ो से नहीं पाया गया है, सुरकोटदा से भी नहीं पाया गया है। इसका पहला और दूसरा वाला क्या है कथन सही है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कालीबंगा जो कि ये राजस्थान में पड़ता है, लोथल गुजरात में पड़ता है। निम्न हड़प्पाई स्थलों में से चावल की खेती के प्रमाण पाए गए हैं, जबकि मोहनजोदड़ो यानी कि सिंध प्रांत के लरकाना जिले यानी कि पाकिस्तान से स्नानागार, अन्नागार, पुरोहित आवास एवं सूती कपड़े के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। सूरकोटदा ये जो कि गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, यहाँ से घोड़े के अस्थिपंजर पाए गए हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि घोड़े के अस्थिपंजर कहाँ से पाए गए हैं? ये सूरकोटदा से पाया गया है। कलश समाधानों के भी साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं, कहाँ से? सूरकोटदा से। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है दोस्तों कि किस पुरा स्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? तो 7 अग्निकुंड कहाँ से पाए गए हैं? तो ये कालीबंगा से पाया गया है। कालीबंगा से 7 अग्निकुंड पाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ यानी कि गंगानगर जिले में स्थित है। यह सैंधव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण पुरा स्थल है। इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष के द्वारा किया गया था। इसके पश्चिम दिशा में दुर्ग और पूर्वी दिशा में नगर क्षेत्र स्थित था। कालीबंगा एक दूसरे के एक एक कुएं के समीप 7 आयताकार वेदियां एक पंक्ति में पाई गई हैं तथा निचली बस्ती अनेक घरों में भी अग्निवेदियां पाई गई हैं। फिर उसके बाद आता है इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं। यहाँ से काली चूड़ियां भी प्राप्त हुई हैं कालीबंगा से, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अलंकृत ईंटों का प्रमाण पाया गया है। जुते हुए खेत का प्रमाण पाया गया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कालीबंगा से। हवन कुंडों के भी प्रमाण पाए गए हैं। मिट्टी से बनी मोहरों के भी प्रमाण पाए गए हैं और भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य भी कालीबंगा से पाया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें काली चूड़ियां इंपॉर्टेंट है और जुते हुए खेत इंपॉर्टेंट है और मिट्टी से बने मोहरे ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मिट्टी से बने मोहरे ये भी कालीबंगा से ही पाया गया है। और भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से पाया गया है? तो ये भी कालीबंगा से पाया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि हड़प्पा का कौन सा स्थल भूकंप के अतिरिक्त साक्ष्य को दर्शाता है? तो आप देख सकते हैं तो ये कालीबंगा है। कालीबंगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। कालीबंगा इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता का कालीबंगा ये जो कि राजस्थान में पड़ता है, यहाँ से भूकंप के आरंभिक साक्ष्य पाए गए हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित इस नगर की खोज 1951 में अमलानंद घोष के द्वारा किया गया था। यह प्राचीन सरस्वती एवं दिस्युदती नदियों के बीच स्थित है। कालीबंगा से प्राक सैंधव सभ्यता के भी साक्ष्य मिलते हैं, जिसमें जुटे हुए खेत महत्वपूर्ण हैं। अन्य साक्ष्यों में अग्निकुंड तथा वेदिकाएं, बच्चों की छिद्र युक्त खोपड़ी यानी कि शल्यक्रिया, अलंकृत ईंटों का प्रयोग यहाँ से पाया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि अग्नि पूजा के साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मिले हैं? तो अग्नि पूजा के साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से किस स्थल से पाया गया है? तो ये भी कालीबंगा से पाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा कालीबंगा। लोथल तथा कालीबंगा से पूरा स्थल में अग्निकुंड एवं
यज्ञ वेदियाओं के साक्ष्य पाए गए हैं। तो यहाँ से दो, लोथल से भी अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य पाए गए हैं और कालीबंगा से भी पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि हड़प्पन स्तर से पक्की मिट्टी का पैमाना ये कहाँ से प्राप्त हुआ है। आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। कालीबंगा, यहाँ से कालीबंगा से पाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कालीबंगा में इंजीनियरिंग यानी कि प्रौद्योगिकी व्यवसाय से संबंधित बहुत सी वस्तुएं पाई गई हैं। इनमें मुख्य कैंची, टेराकोटा, लंबे पैमाना पाया गया है, रेत घड़ी पाई गई है, स्पहुल एवं अन्य मापक पैमाने यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, तो कालीबंगा से। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है, रेखीय मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है। तो रेखीय मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये धौलावीरा से प्राप्त हुआ है, सॉरी लोथल से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा, लोथल। लोथल इसका राइट आंसर होगा, लोथल से हाथी के दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया गया है कि भारतीय सभ्यता का प्राचीनतम सभ्यता हड़प्पाई संदर्भ में हाथी दांत के पैमाना लोथल से मिला है। यह लोथल कहाँ पे है, तो लोथल ये गुजरात में है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित हड़प्पाई स्थलों में कहाँ से मजदूरों के मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो मजदूरों के मकानों के अवशेष ये हड़प्पा से पाया गया है, हड़प्पा से पाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, हड़प्पा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हड़प्पा के अवशेषों में दुर्ग, रक्षा प्राचीर, निवास गृह यानी कि श्रमिक वर्ग, चबूतरे, अन्नागार महत्वपूर्ण हैं। हड़प्पा में मोहनजोदड़ो के समान विशाल भवनों के अवशेष नहीं मिलते हैं। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर एक दुर्ग का निर्माण किया गया था। दुर्ग के उत्तर में स्थित 6.1 मीटर ऊंचे एक टीले की खुदाई से भवनों के अवशेष पाए गए हैं। इन दोनों भिन्न पंक्तियां हैं। उत्तरी पंक्तियों में 7 तथा दक्षिण पंक्तियों में 8 ग्रहों यानी कि घर मिले हैं। घर के अवशेष पाए गए हैं। घरों के आकार प्रकार से स्पष्ट होता है कि ये घर श्रमिक वर्ग के रहे होंगे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित हड़प्पाकालीन स्थलों में से किसमें नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया है। ये कहाँ से किया गया है, ये किया गया है कालीबंगा से। कालीबंगा से लकड़ी का प्रयोग किया गया है नाली में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। नाली में किसका प्रयोग किया गया है, तो लकड़ी का प्रयोग किया गया है कालीबंगा में। लकड़ी के कुरेदे कर नाली बनाने का साक्ष्य केवल कालीबंगा से ही प्राप्त होता है। कालीबंगा से ही बेलनाकार तंदूर, अलंकृत ईंटें, तांबे की बनी चूड़ियां, पत्थर के सिलबट्टे, जुते हुए खेत, ये इंपॉर्टेंट है, मिट्टी के खिलौना गाड़ी, पहिया आदि यहाँ से प्राप्त हुआ है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है। यह किस हड़प्पन स्थल से प्राप्त हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों, ये प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ दर्शाया गया है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह मृतकों का टीला होता है। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में किया गया था। यहाँ प्राप्त मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है कि अधोलिखित में किस पुरा स्थल से मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त हुआ है। तो अधोलिखित में किस पुरा स्थल से मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ है राखीगढ़ी से। राखीगढ़ी, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, राखीगढ़ी से। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि राखीगढ़ी नामक पूरा स्थल हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यह हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्राचीन स्थल है। यहाँ से मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त हुआ है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है कि समाधि एच का संबंध हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से है। क्वेश्चन नंबर 29 का इसमें राइट आंसर होगा, ये किस स्थल से है, तो ये हड़प्पा सभ्यता से है।
अगर आपसे पूछा जाए कि समाधि एच का संबंध ये किस स्थल से है, तो ये हड़प्पा स्थल से संबंधित है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है, जिसे हम लोग समाधि R37 नाम दिया गया है। 1934 ईस्वी के उत्खनन के दौरान अन्य समाधियां मिली हैं, जिसमें से समाधि एच नाम दिया गया है, समाधि एच। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी के आवासीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा आरोहण क्रम सही है। तो इसमें आरोहण क्रम बताना है, तो सबसे पहले इसमें हड़प्पा आएगा, उसके बाद इसमें मोहनजोदड़ो आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, धौलावीरा आएगा। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धौलावीरा, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है दोस्तों कि हड़प्पा जो कि सबसे पहले वर्ष 1921 में खोजा गया था, इसके खोजकर्ता दयाराम साहनी हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, 1921 ईस्वी में किया गया था। जबकि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में R.D. बनर्जी, राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। R.D. बनर्जी भारतीय पुरातत्व विभाग के एक अधिकारी थे। फिर उसके बाद आता है धौलावीरा। धौलावीरा के बारे में हम लोग जानते हैं, धौलावीरा को 1967-68 में जगपत जोशी के द्वारा खोजा गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है, ताम्र निधियां आर्यों की कृतित्व है, यह किसका कथन है। तो ये एच गेल्डर्न का है, एच गेल्डर्न का है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। ताम्र निधियां आर्यों की कृतित्व है, ये किसका कथन है, तो ये एच गेल्डर्न का है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि एच गेल्डर्न के अनुसार ताम्र निधियां आर्यों की कृतित्व है। भारतीय समाज में आर्यों द्वारा किए गए कार्य या परंपरा का आज भी साक्ष्य प्राप्त होता है। इसी क्रम में आर्यों ने जिन वस्तुओं का प्रयोग अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए किया, आज भी समाज उस परंपरा को देखा जाता है। आर्यों द्वारा आध्यात्म की व्यवस्था आज पूर्णतः प्रचलित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है कि हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मध्य नगर का प्रमाण मिला है। तो हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मध्य नगर का प्रमाण पाया गया है, तो ये कालीबंगा से पाया गया है। कालीबंगा, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। कालीबंगा इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हड़प्पा संस्कृति के कालीबंगापुरा स्थल के मध्य एक छोटे से नगर का प्रमाण मिला है। यहाँ एक दुर्ग मिला है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल था। तो डील वाला क्या था, ये पवित्र पशु था, डील वाला बैल। तो सिंधु सभ्यता के जो पवित्र पशु माना गया है, वह डील वाला बैल माना गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सैंधव के विषय में निम्नलिखित साक्ष्यों को पूर्णतः अभाव है, केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इसका अनुमान लगाया जा सकता है। सैंधव सभ्यता के अनेक पुरास्थलों से प्राप्त मुहर, मुद्रांकनों, ताम्रपट्टों आदि पर डील वाले बैल अंकित किए गए हैं। इसी आधार पर विद्वानों ने निष्कर्ष निकाला है कि सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए यह एक पवित्र पशु माना जाता था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता के पवित्र पशु कौन सा था, तो यह डील वाला बैल था। मार्शल के अनुसार पशुओं की पूजा शक्ति के प्रतीक के रूप में किया जाता था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक ताबीज पर एक नाग की चबूतरे पर लेटा हुआ दिखाया गया है। अर्नेस्ट मैके के अनुमान है कि चबूतरे पर जो नागों को दूध पिलाया जाता रहा होगा। फिर उसके बाद आता है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से कुबड़ वाले बैल की भी आकृति अनेक मोहरों से प्राप्त हुई है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा जा रहा है कि पूर्व विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही है। तो ये 7 शताब्दियों तक जीवित थी। 7, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। 7 शताब्दियों तक जीवित थी। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने उल्लेख किया है कि हड़प्पा सभ्यता की संस्कृतियों को आमतौर पर प्रारंभ 3300 से लेकर के 2600 ईसा पूर्व, पूर्व विकसित 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व और परवर्ती 1900 से 1700 ईसा पूर्व के
काल में विभाजित किया जाता है। पूर्व विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग 7 शताब्दियों तक जीवित रही। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल यानी कि आलमगीरपुर का उत्खनन किया गया था। तो आलमगीरपुर का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? ये वाई.डी. शर्मा के द्वारा किया गया था। वाई.डी. शर्मा ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। ये आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मेरठ जिले में हिंडन नदी पर स्थित सिंधु सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल, अगर सबसे पूर्वी स्थल पूछा जाए तो आलमगीरपुर है। यह कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका उत्खनन 1958 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36 है कि सिंधु सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पूरा स्थलों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में कौन सा सभ्यता स्थित है? तो ये आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ये आलमगीरपुर में स्थल स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है कि सिंधु सभ्यता के बाढ़ की संख्या के गुणक थे। तो सिंधु सभ्यता के जो बाढ़ होते थे ये 16 के गुणक होते थे। 16 के गुणक होते थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। 16 के गुणक में होते थे। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सिंधु संस्कृति के बाटों की सबसे प्रमुख विशेषता घनाकार और तौल का अनुपात 2, 4, 8, 16, 32, 64, 320 आदि के तौल पे इकाई संभवतः ये 16 के अनुपात में होते थे। क्वेश्चन नंबर 38 है कि पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। तो हल का एक प्रतिरूप ये कहाँ से प्राप्त हुआ है जो कि पक्की मिट्टी से बना हुआ है? ये प्राप्त हुआ है बनावली से। बनावली ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। बनावली इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया कि बनावली कहाँ पे है। तो ये बनावली हरियाणा में फतेहाबाद जिले में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1974 ईस्वी में R.S. विशिष्ट के द्वारा किया गया था। यहाँ से पक्की मिट्टी के बने हल के एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। इसमें कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं कि कालीबंगा के प्राक सिंधु प्रस्तर स्तर से हल के जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। नवीनतम अनुसंधानों में राखी गढ़ी को विशालतम हड़प्पा कालीन का नगर माना गया है। धान की भूसी का साक्ष्य रंगपुर से प्राप्त हुआ है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि धान की भूसी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है तो ये रंगपुर से प्राप्त हुआ है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है कि अधोलिखित में से किस पूरा स्थल से मिट्टी के हल का नमूना प्राप्त हुआ है? तो मिट्टी के हल का नमूना ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये बनावली से प्राप्त हुआ है। बनावली से ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। तो मिट्टी के हल का नमूना ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है बनावली से। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है। आपको इसमें सही सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 40 में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सही सुमेलित कराना है क्वेश्चन नंबर 40 से। तो इसमें दिया गया है सबसे पहले हड़प्पा। हड़प्पा से क्या पाया गया है? तो हड़प्पा से समाधान पाया गया है। R37 लोथल। लोथल से गोदीवाड़ा मिला है और कालीबंगा से जुता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है और मोहनजोदड़ो से एक नृत्यकर की आकृति पाई गई है। एक नर्तकी की आकृति मिली है। तो इसका राइट आंसर होगा ए का पहला है, बी का दूसरा है, सी का इसमें चौथा है और डी का इसमें तीसरा वाला सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसकी एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंबात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़े के साक्ष्य मिला है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा नगर से दक्षिण दिशा में एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है जिसे हम लोग समाधि R37 नाम दिया गया है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो से कांस्य के नृत्य करती नारी की मूर्ति पाई गई है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 41 में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। इसमें हड़प्पा दिया गया है। हड़प्पा ये जो कि
कर्मचारियों के निवास का स्थान था हड़प्पा। लोथल से क्या मिला है? लोथल से गोदी मिला है या बंदरगाह मिला है, डॉकयार्ड मिला है। कालीबंगा, कालीबंगा से जुता हुआ खेत पाया गया है और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति पाई गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ए का पहला, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का इसमें तीसरा वाला सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है? तो पशुपति की मुद्रा पर कौन सा पशु अंकित है? क्वेश्चन नंबर 42 का इसमें राइट आंसर होगा बाघ स्थित है, हाथी है, गैडा और भैंसा। बाघ, हाथी, गैडा, भैंसा ये जो कि पशुपति की मोहर पर अंकित है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, बाघ, हाथी, गैडा, भैंसा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मोहनजोदड़ो से पुरातत्वविद मैके को प्राप्त पशुपति शिव की मोहर विशेष प्रसिद्धि है। इस मोहर के एक त्रिमुखी पुरुष को एक चौकी पर पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। उसके दाहिने ओर एक हाथी तथा बाघ और बाईं ओर एक गैडा तथा भैंसा खड़े हुए मिले हैं। चौकी के नीचे दो हिरण खड़े हैं। मार्शल ने इसे शिव का आदि रूप कहा है। तो मार्शल के द्वारा इसे क्या कहा गया है? तो शिव का आदि रूप कहा गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्नलिखित पशुओं में से कौन सा हड़प्पा की मोहरों से प्राप्त नहीं हुआ है? तो कौन सा हड़प्पा की मोहरों से प्राप्त नहीं हुआ, कौन से पशु? तो वृष ये प्राप्त हुआ है, बाघ ये भी है, गज ये भी है, गाय ये जो कि प्राप्त नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा जा रहा है कि सैंधव सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पूरा स्थल किस नदी के तट पर विद्यमान है? तो किस नदी के तट पे सबसे ज्यादा सैंधव सभ्यता के स्थल पाए गए हैं? ये घग्घर नदी के, घग्घर नदी। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सैंधव सभ्यता से संबंधित अब तक लगभग 1400 पुरा स्थलों का पता चल चुका है, जिसमें से केवल 40 बस्तियां ही सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में पाई गई हैं, जबकि 1100 बस्तियां लगभग 80% सिंधु तथा गंगा के मैदानी में स्थित है। जहां कभी घग्घर या हाकड़ा यानी कि सरस्वती नदी बहती थी। इससे स्पष्ट होता है कि सभ्यता का प्रमुख क्षेत्र सिंधु नदी नहीं बल्कि सरस्वती या उसकी सहायक नदीय क्षेत्र में पाए गए हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है कि सिंधु संस्कृति से संबंधित स्थल मांडा ये किस नदी के किनारे है? तो मांडा ये चिनाब नदी के किनारे है। मांडा कहाँ है? चिनाब नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में अखनूर तहसील में चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरीय स्थल है। 1982 ईस्वी में जेपी जोशी ने इसका उत्खनन कार्य किया था। यहाँ से प्राक हड़प्पा हड़प्पा एवं हड़प्पत हड़प्पत हड़प्पत्तर काल के प्रमाण पाए गए हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 है कि स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत से सबसे अधिक सैंधव पुरा स्थल खोजे गए हैं? तो स्वतंत्रता के बाद भारत के किस प्रांत से सबसे अधिक सैंधव स्थल पूरा खोजे गए हैं? तो ये गुजरात से सबसे ज्यादा स्थल पाए गए हैं सैंधव सभ्यता के। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि स्वतंत्रता के उपरांत गुजरात राज्य से सबसे अधिक सैंधव पुरा स्थल खोजे गए हैं। यहाँ के महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं? लोथल है, धौलावीरा है, रंगपुर है, सूरकोटदा है, मालवड़ है, रोजदी और देसलपुर। ये क्या है? ये गुजरात राज्य से स्थल पाए गए हैं। इसमें अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में क्या दिया गया है? अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में कहा जा रहा है कि राजस्थान का प्रमुख स्थल कालीबंगा है। तो राजस्थान का सबसे प्रमुख स्थल कौन सा है? कालीबंगा है। इसकी खोज अमलानंद घोष के द्वारा 1950-53 में किया गया था। हरियाणा के जो प्रमुख स्थल हैं उसमें राखीगढ़ी आता है, बनावली आता है, मिताथल आता है और सिसवल आता है। ये सभी कहाँ पे हैं? ये सभी हरियाणा में स्थित है। फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख स्थल है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में आता है, बड़गांव ये भी उत्तर प्रदेश में आता है और हुलास ये भी उत्तर प्रदेश में आता है। फिर उसके बाद पंजाब के प्रमुख स्थल में रोपड़ आता है, बाड़ा आता है और संघोल आता है। ये कहाँ पे है? ये प्रमुख पंजाब में है। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। क्वेश्चन नंबर
47 है कि सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है, तो ये कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये मोहरों से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये मोहरों से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मुख्यतः मोहरों से मिली है। इसके अतिरिक्त मृदभांडों, कुल्हाड़ियों एवं ताम्र पट्टिकाओं पर भी प्राप्त लिपियों के प्रमाण मिले हैं। सिंधु लिपि के लगभग 64 मूल चिन्ह यानी कि 400 से 500 तक के चित्राक्षर यानी कि पिक्टोग्राफ है। इसकी लिखावट क्रमशः दाईं ओर से बाईं ओर की जाती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सिंधु घाटी के जो लिपि पाए गए हैं तो वो कैसी है? तो ये चित्रात्मक या पिक्टोग्राफी है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी लिखावट कैसी है, तो इसकी लिखावट जो है दाईं ओर से बाईं ओर है, दाईं ओर से बाईं ओर यानी कि इस साइड से ऐसे है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 है कि हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो हड़प्पा सभ्यता में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो चित्रात्मक या पिक्टोग्राफ का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है कि वह सैंधवपुरा स्थल जहां झूकर झाकर संस्कृति विकसित हुई है। तो झूकर झाकर संस्कृति ये कहाँ पे विकसित हुआ है? क्वेश्चन नंबर 49 का इसमें राइट आंसर होगा चौहंदड़ो में। चौहंदड़ो में विकसित हुआ है झूकर झाकर संस्कृति। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि चौहंदड़ो जो कि सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है, इसकी खोज 1921 में एन.जी. मजूमदार के द्वारा किया गया था। चौहंदड़ो में सिंधु संस्कृति के बाद झूकर झाकर संस्कृति विकसित हुई है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है कि झूकर संस्कृति एक क्या है? तो झूकर संस्कृति एक क्या है? तो यह एक प्रवर्ती हड़प्पाई संस्कृति है। प्रवर्ती हड़प्पाई संस्कृति है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि झूकर संस्कृति एक प्रवर्ती हड़प्पाई संस्कृति है। हड़प्पा संस्कृति के अंत के बाद कुछ कब्रगाह की विभिन्न संस्कृति मिले हैं, जैसे सिंध में झूकर से नए प्रकार के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, इसीलिए इसे झूकर संस्कृति कहा जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 है कि एक विकसित जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से पाया गया है? ये जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो विकसित जल प्रबंधन यानी कि विकसित जल प्रणाली का साक्ष्य ये धौलावीरा से पाया गया है। धौलावीरा ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये गुजरात में पड़ता है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि धौलावीरा से एक विशाल जलाशय मिला है जिसका आकार 80.4 मीटर से 80.4 मीटर गुणे 12 मीटर और गहराई इसके 7.5 मीटर थी। इसमें 2,50,000 घन मीटर पानी जमा करने की अद्भुत क्षमता थी। धौलावीरा के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। ये लोग बांध बनाकर के जलाशयों में पानी संग्रहित करते थे, जो कि इस तरह का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 52 है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा स्थित है। तो हड़प्पा ये कहाँ से स्थित है? तो ये रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा हड़प्पा कहाँ पे है? रावी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हड़प्पा जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसमें अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिंधु नदी के तट पर स्थित नगर कौन कौन से हैं? तो मोहनजोदड़ो, चौहंदड़ो, कोरदीजी, ये जो कि सिंधु नदी के तट पर स्थित नगर हैं। फिर सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी स्थल गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। फिर उसके बाद आता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित सैंधव स्थल आलमगीरपुर है, हुलास है और बड़ा गांव है। ये कहाँ पे है? ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 53 है कि मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज किसने की थी? तो ये आर.डी. बनर्जी के द्वारा किया गया था, राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 में। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा इस स्थल महान स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जबकि इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर 33 मीटर है। इसके मध्य निर्मित स्नान कुंड की लंबाई 11.8 मीटर और चौड़ाई 7.4 मीटर और गहराई 2.43 मीटर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54 है कि सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित था? ये वृषभ था। वृषभ था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा, वृषभ। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सिंधु घाटी के समाज में वृषभ महान शक्ति संपन्न होने के कारण पूजा जाता था। फिर उसके बाद आता है
क्वेश्चन नंबर 55 है। क्वेश्चन नंबर 55 में कहा जा रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ था? ये किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम में ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, उत्तर पश्चिम में। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ था। हड़प्पा संस्कृति के उदय का पता हड़प्पा स्थल के उत्खनन से चला था। हड़प्पा के टीले का सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने उल्लेख किया था। तत्पश्चात जनरल कनिंघम ने 1853 से 1873 ईस्वी में इसका सर्वेक्षण कर कुछ पुरावस्तुएं प्राप्त की थी। इसमें अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं कि 1912 में जे.एफ. फ्लीट ने हड़प्पा स्थल से प्राप्त की गई सामग्रियों पर रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित पत्रिका में एक लेख प्रस्तुत किया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन पर 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन करवाया था। फिर उसके बाद आता है कि हड़प्पा सभ्यता के 1400 केंद्रों की खोजा जा सका है, जिसमें से 80% स्थल सरस्वती और उसकी सहायक नदियों के आसपास पाई गई है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि सिंधु सभ्यता ज्ञात हुई है? तो उत्खनन से ज्ञात हुई है सिंधु सभ्यता। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 57 है कि हड़प्पा का आरंभिक उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? तो हड़प्पा का जो आरंभिक उत्खनन किया गया था ये दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था 1921 में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? तो 1921 में किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने हड़प्पा टीले का पुनः अन्वेषण यानी कि खुदाई करवाई थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 59 है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो कौन से धातु का ज्ञान नहीं था? तो सोने का ज्ञान था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को, चांदी का भय था, तांबा का था, लेकिन लोहा का ज्ञान नहीं था। ये 1000 ईसा पूर्व के आसपास आता है, जो कि ये उत्तर वैदिक काल के आता है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सिंधु घाटी के निवासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था। हड़प्पावासी कांसे के निर्माण का प्रयोग भली भांति से परिचित थे। कांच, टीन, तांबा मिला करके तैयार किया जाता था। इसके अतिरिक्त हड़प्पावासी चांदी, सोना से भी परिचित थे। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं कि हड़प्पाई लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। फसल काटने के लिए पत्थर के हंसिये का प्रयोग करते थे। हड़प्पावासी चांदी जो कि ईरान तथा अफगानिस्तान से मंगवाते थे। तो हड़प्पावासी चांदी कहाँ से मंगवाते थे? तो ये ईरान और अफगानिस्तान के क्षेत्र से मंगवाते थे। सोना जो कि दक्षिण भारत, कर्नाटक तथा अफगानिस्तान से आयात होता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 60 है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? ये लोहा से परिचित नहीं थे। लोहा से परिचित नहीं थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 61 है कि मांडा का पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को चिन्हित करता है, ये किस नदी पर स्थित है? तो मांडा ये किस नदी पे स्थित है? तो मांडा ये कहाँ पे है? तो मांडा ये चिनाब नदी पे है। मांडा कहाँ है? चिनाब नदी पे है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हड़प्पा संस्कृति के स्थलों में सबसे उत्तरी स्थल जम्मू में चिनाब नदी के पर अखनूर के निकट मांडा स्थित है। इसमें अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं कि हड़प्पा संस्कृति के स्थलों में सबसे दक्षिण स्थल दैमाबाद जो कि मांडा से 1400 किलोमीटर दूर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इसका सबसे पश्चिमी स्थल दास्क नदी के किनारे सूतका गेंडोर है। तो दास्क नदी के किनारे क्या है? सूतका गेंडोर है सबसे पश्चिमी स्थल। और फिर उसके बाद आता है इसका सबसे पूर्वी स्थल हिंडन नदी के किनारे जो कि आलमगीरपुर है। ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता कौन सी थी? तो नगर योजना। नगर योजना ये जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता में मानी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, नगर योजना। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता नगर योजना थी। हड़प्पा के नगर जाल की तरह व्यवस्थित थे।
सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। प्रत्येक नगर को 2 भागों में विभाजित किया गया था। इसमें पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला, ये 2 भागों में विभाजित किया गया था, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला में। लोथल और सूरकोटदा लोथल और सूरकोटदा में अलग-अलग 2 टीले नहीं मिले हैं, जबकि संपूर्ण क्षेत्र से ही रक्षा प्राचीर यानी कि दीवारों से घिरे हुए थे। चौहंदड़ो एकमात्र ऐसा नगर है जो दुर्गीकृत नहीं हुआ था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चौहंदड़ो एक ऐसा मात्र है जो दुर्गीकृत नहीं हुआ था। धौलावीरा नगर ये 3 भागों में विभाजित है। ये भी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा हड़प्पा सभ्यता का नगर था जो कि 3 भागों में विभाजित था। तो ये कौन था? ये धौलावीरा है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 63 है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी की सभ्यता को विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से विशिष्ट बनाती है? तो ये नगरीय योजना ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, नगरीय योजना। फिर उसके बाद आता है इसके क्वेश्चन नंबर 64 है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल है जहां से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुई है? ये लोथल से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, लोथल। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि लोथल जो कि सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह नगर था। यहाँ से फारस के साथ सामुद्रिक व्यापार होते थे तथा यहाँ से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुई है। इसमें अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो इसमें अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं कि लोथल से पूर्वी भाग में गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है, यानी कि बंदरगाह या डॉकयार्ड का साक्ष्य लोथल से पाया गया है। लोथल से 3 युग्म समाधियों के भी उदाहरण मिलते हैं, जिससे यहाँ सती प्रथा का अनुमान लगाया जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन घुमा करके पूछा जाए कि सती प्रथा का अनुमान कहाँ से लगाया जाता है, तो ये लोथल से लगाया जाता है। या 3 युग्म समाधियां कहाँ से पाई गई हैं, तो ये लोथल से पाया गया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 है कि गोदीवाड़ा का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो गोदीवाड़ा का साक्ष्य ये लोथल से पाया गया है, जो कि ये गुजरात में पड़ता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 66 है कि गोदीवाड़ा का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये लोथल से प्राप्त हुआ है, लोथल से। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, लोथल से। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 67 है। क्वेश्चन नंबर 67 में कहा जा रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से युग में समाधान प्राप्त हुए हैं? तो हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से युग में समाधान पाए गए हैं? तो कालीबंगा और लोथल से पाए गए हैं, कालीबंगा और लोथल से पाए गए हैं। तो इसमें कालीबंगा और लोथल दोनों ऑप्शन सही है, कालीबंगा लोथल इसमें दोनों ऑप्शन सही है। ए और बी दोनों इसमें क्या है? सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कालीबंगा तथा लोथल से क्रमशः 1 व 3 युग्म समाधान के उदाहरण मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है कि लोथल और चौहंदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था? तो ये मनका उत्पादन यानी कि मनका बनाना, ये लोथल और चौहंदड़ो का सर्वाधिक उद्योग माना जाता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग माना जाता है मनका बनाना। इसमें दिया गया है कि लोथल जो कि गुजरात के मुख्य नगर अहमदाबाद में स्थित है, जबकि चौहंदड़ो मोहनजोदड़ो के दक्षिण पूर्वी में स्थित है। लोथल और चौहंदड़ो औद्योगिक केंद्र के रूप में विख्यात थे। लोथल और चौहंदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग मनका बनाने का कारखाना मिला है। फिर उत्खनन स्थलों से इसके साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। उत्खनन स्थलों से क्या प्राप्त होता है? इसके साक्ष्य प्राप्त होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 69 है कि हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो रंगपुर ये भादर नदी के तट पर है। कहाँ पे है? भादर नदी के तट पर है रंगपुर, ये जो कि गुजरात में पड़ता है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर ये मादर या भादर नदी के तट पर अहमदाबाद जिले में स्थित है। इसमें अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं दोस्तों कि रंगपुर की खोज 1954 ईस्वी में एस.आर. राव के द्वारा किया गया था। यहाँ से उत्तर हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। फिर उसके बाद आता है रंगपुर से धान की भूसी के ढेर प्राप्त हुए हैं, जो हड़प्पा सभ्यता में धान की कृषि किए जाने का साक्ष्य मिलता है। तो धान के कृषि किए जाने का साक्ष्य ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये रंगपुर से प्राप्त होता है। या आपसे पूछा जा सकता है कि धान की भूसी का ढेर या साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये भी रंगपुर से ही प्राप्त हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 70 है कि सिंधु सभ्यता काल के लोग घर बनाते थे। तो सिंधु सभ्यता काल के लोग कैसे घर बनाते थे? तो ये बनाते थे पक्की ईंटों से बनाते थे। ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। पक्की ईंटों से सिंधु सभ्यता के लोग घर बनाते थे। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और यहाँ के अधिकांशतः घर पक्की ईंटों के बने होते थे। कुछ भवनों की दीवार पर प्लास्टर के भी साक्ष्य मिले हैं। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में हम लोग देखते हैं कि सिंधु सभ्यता में मनका बनाने का सबसे प्रचलित ईंटों का आकार 4:2:1 का है। तो 4:2:1 का है। या आपसे कहा जा सकता है कि 1:2:4 ऐसे भी दिया जा सकता है, या 4:2:1 भी दिया जा सकता है। फिर उसके बाद आता है कि मिट्टी को कूट कर कच्ची ईंटों या पक्की ईंटें बिछा करके मकान के फर्श बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के अधिकांश घरों में कुओं के साक्ष्य पाए गए हैं। तो कुओं के साक्ष्य ये कहाँ से पाया गया है? तो ये सिंधु सभ्यता से अधिकांश घरों में पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो आलमगीरपुर ये कहाँ पे है? तो ये उत्तर प्रदेश में है, आलमगीरपुर। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में आलमगीरपुर हड़प्पा के सबसे पश्चिमी स्थल सूतका गेंडोर से 1600 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आलमगीरपुर का उत्खनन 1958 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 72 है कि आलमगीरपुर ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है आलमगीरपुर। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है कि हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा कौन सा है? तो पूर्वी सीमा पूछा जाए तो आपसे आलमगीरपुर है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, आलमगीरपुर। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 74 है। क्वेश्चन नंबर 74 में कहा जा रहा है, इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 74 में कि सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्रों का प्रयोग प्रमाण प्राप्त होता है। तो ये कहाँ से प्राप्त होता है सूती वस्त्रों का प्रमाण? तो ये प्राप्त होता है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्रों का प्रयोग के प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। इससे पता चलता है कि यहाँ कपास की खेती की जाती थी। इसमें अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं कि सर्वप्रथम मेहरगढ़पुरा स्थल पर कपास की खेती के प्रमाण पाए गए हैं। तो मेहरगढ़ से कपास की खेती के प्रमाण पाए गए हैं। यह विश्व में कपास के अस्तित्व का प्राचीनतम साक्ष्य है। तो ये कपास की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य है। कहाँ से? तो मेहरगढ़ से पाया गया है। कपास जो कि सिंधु लोक की मूल फसल थी, इस कारण यूनानी सिंध क्षेत्र को सिंडन कहने लगे, जो कि सिंधु शब्द से निकला हुआ है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 75 है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है क्वेश्चन नंबर 75 में। तो इसमें दिया गया है आलमगीरपुर ये जो कि उत्तर प्रदेश पड़ता है, सही है। लोथल गुजरात में पड़ता है, ये भी सही है। कालीबंगा हरियाणा दिया गया है, ये जो कि गलत है। तो कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा ये राजस्थान में है। रोपड़ पंजाब में पड़ता है, ये भी सही है। तो कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर का सी वाला यही इसमें क्या है, सही सुमेलित नहीं है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1951 में अमलानंद घोष के द्वारा किया गया था। यहाँ पर पश्चिम दिशा में स्थित दुर्ग वाले टीले पर सैंधव सभ्यता के नीचे प्राक सैंधव संस्कृति के पूरा अवशेष प्राप्त हुए हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 76 है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना इसमें से कौन सा युग्म है जो कि सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो हड़प्पा के लोग तांबा आयात करते थे, कहाँ से? खेतरी से, जो कि सही है। हड़प्पा सभ्यता का तट नगर लोथल था, तो ये भी सही है। सबसे विशाल हड़प्पन स्थल हड़प्पा है, ये गलत है। कालीबंगा का अर्थ काली मिट्टी के बर्तन, ये भी गलत है। कालीबंगन का अर्थ होता है काली रंग की चूड़ियां।
तो ऑप्शन नंबर इसका सी और डी इसमें दोनों क्या हैं, गलत हैं। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सबसे विशाल हड़प्पन स्थल मोहनजोदड़ो था। कालीबंगन का अर्थ है काली रंग की चूड़ियां। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 77 है कि एक जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से पाए गए हैं। तो जूते हुए खेत के साक्ष्य ये कालीबंगा से पाया गया है, कालीबंगा से पाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के घग्गर नदी के तट पर स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से लोग एक ही खेती में एक साथ दो फसल उगाने जानते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के पक्की ईंटों से बने हुए भवनों के विपरीत कालीबंगा की भवन कच्ची ईंटों से बने थे। पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुआं व एवं स्नानागार में ही किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 78 है कि हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से जूते खेत के प्रमाण मिले हैं। तो ये कहाँ से पाया गया है, तो ये कालीबंगा से पाया गया है। तो जूते खेत के प्रमाण कहाँ से पाए गए हैं, कालीबंगा से पाया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 79 है कि सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता था। तो ये लोथल है, लोथल है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, लोथल। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सिंधु सभ्यता का स्थल लोथल, जो कि ये समुद्र व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता है। सिंधु सभ्यता के काल में पोत एवं नाव द्वारा समुद्री व्यापार होने की पुष्टि लोथल से प्राप्त बंदरगाह से होती है। इसमें अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं कि लोथल जो कि भोगवा एवं साबरमती के संगम पर स्थित था। लोथल पूर्वी भाग में भोगवा नदी के तट पर गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिला है। यहाँ फारस की खाड़ी की मुद्रा प्राप्त हुई है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 80 है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। आइए देखते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार या अन्नकोट कोठर है। यह 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। इसमें अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं कि मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। मार्शल ने विशाल स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। मोहनजोदड़ो HR क्षेत्र में कांसे की नृत्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 81 है, सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा पूरा स्थल कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 81 का इसमें राइट आंसर होगा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, राखीगढ़ी। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि राखीगढ़ी जो कि हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो के बाद स्थल है। राखीगढ़ी भारत में सिंधु घाटी का दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, धौलावीरा। अगर भारत में पूछा जाए तो धौलावीरा है, और अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा स्थल कौन सा है तो राखीगढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 82 है कि अधोलिखित में कौन सैंधवपुरा स्थल महानगर माना जाता है। तो ये राखीगढ़ी को, राखीगढ़ी को। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है कि हड़प्पा कालीन नगरों पर कौन शासन करता था। तो हड़प्पा कालीन नगरों पर शासन व्यवस्था अज्ञात है। कैसा है, शासन व्यवस्था अज्ञात है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हमें हड़प्पाइयों के राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट अभ्यास नहीं है, किंतु यदि सिंधु सभ्यता की संस्कृति एकता पर ध्यान दिया जाए तो ऐसी एकता से केंद्रीय सत्ता के बिना संभव नहीं हुई होगी। यदि हड़प्पाई संस्कृति अंचल को राजनीति अंचल से भी समझा जाए तो उप महादेश ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पूर्व इतनी बड़ी राजनीतिक इकाई कभी नहीं देखी। इस इकाई की अद्भुत दृढ़ता इसी से स्पष्ट हो जाती है कि यह लगभग 600 वर्षों तक निरंतर कायम रही। शायद हड़प्पाई शासकों का ध्यान विजय की ओर उतना नहीं था जितना वाणिज्य की ओर था। हड़प्पा का शासन संभवतः वाणिज्य वर्ग यानी कि व्यापारियों का अल्पतंत्र के हाथों में था।
ध्यान रहे कि सिंधु सभ्यता में अस्त्र शस्त्र का भी अभाव है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 84 है कि किस काल से स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? ये हड़प्पा काल से। हड़प्पा काल से स्वास्तिक का सबसे प्राचीनतम प्रमाण पाया गया है हड़प्पा काल से। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मोहनजोदड़ो यानी कि हड़प्पा काल से प्राप्त मोहरों यानी कि चित्रकारियों तथा मृदभांडों पर स्वास्तिक के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यह हिंदुओं, जैनों और बौद्धों में समान रूप से पवित्र प्रतीत माना जाता है, जो कि सूर्य पूजा से संबंधित है। स्वास्तिक इसमें अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं कि सैंधव सभ्यता से बड़ी संख्या में ताबीज मिले हैं। इनके अनुमान लगाया जाता है कि वे भूत प्रेत, जादू टोना आदि में विश्वास करते थे। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा के पुरा स्थलों से बहुत सी अग्निवेदियां तथा अग्निकुंड पाए गए हैं। फिर उसके बाद आता है कि सिंधु सभ्यता के किसी भी पुरा स्थल से उत्खनन से मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है कि घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये सूरकोटदा से घोड़े के अस्थि पंजर या अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सूरकोटदा जो कि गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पाई स्थल है, यहाँ से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, परंतु सामान्यतः हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों में तथ्यों में इसमें आमरी से 12 सिंहा का भी साक्ष्य मिला है। रोपड़ से एक कब्रिस्तान से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने के भी प्रमाण पाए गए हैं। सूरकोटदा से एंटीमनी का एक क्षण प्राप्त हुआ है। सूरकोटदा की खोज 1954 में जेपी जोशी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 86 कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ये सूरकोटदा से पाए गए हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा, सूरकोटदा। क्वेश्चन नंबर 87 है कि हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से घोड़े की हड्डियां मिली हैं? ये सूरकोटदा से पाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, सूरकोटदा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 88 है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता था? तो ये लोथल है, लोथल। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, लोथल। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे पर स्थित प्रमुख हड़प्पाई नगर लोथल है। यह सिंधु अथवा हड़प्पा सभ्यता की समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता है। इसकी पुष्टि लोथल से प्राप्त बंदरगाह से होता है। इसमें अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं कि लोथल में दुर्ग और आवासीय नगर के लिए अलग अलग टीले नहीं थे। लोथल से रंगई कुंड के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से चौहंदड़ों की भांति मनका बनाने का कारखाना भी प्राप्त हुआ है लोथल से। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा के लोगों का मनका निर्माण करने का प्रमाण प्राप्त होता है? ये चौहंदड़ों से मनका बनाने का कारखाना प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है कि हड़प्पा सभ्यता के विशाल नगरों में से एक धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो धौलावीरा ये गुजरात में है। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित महत्वपूर्ण हड़प्पाई स्थल है। इस स्थल की खोज 1967-68 में जगपत जोशी ने की थी, लेकिन इसका विस्तृत उत्खनन 1990-91 में रविंद्र सिंह विशिष्ट के द्वारा किया गया था। इसमें अन्य महत्वपूर्ण में धौलावीरा का नगर आयताकार था। तो धौलावीरा का जो नगर था ये कैसा था? तो ये आयताकार था। यह 3 भागों में विभाजित था, किला, मध्य नगर और निचला नगर। ये 3 भागों में विभाजित था धौलावीरा। तो किला में विभाजित था, मध्य नगर में विभाजित था और निचला नगर में विभाजित किया गया था। फिर उसके बाद आता है, इसमें दिया गया है कि धौलावीरा का जल प्रबंधन प्रणाली जो कि अद्वितीय थी। फिर उसके बाद धौलावीरा में एक बड़ा उत्कीर्ण लेख संभवतः गिरा हुआ साइन बोर्ड मुख्य प्रवेश द्वार के पास मिलता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 91 है कि गड़े हुए पत्थर की सज्जा परत से युक्त किले की विशालकाय प्राचीर एवं पाषाण स्तंभों के अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थल के दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? ये धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? धौलावीरा से। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा।
इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि गड़े हुए पत्थर के सज्जा परत से युक्त किले की विशालकाय प्राचीर एवं पाषाण स्तंभों के अवशेष धौलावीरा के दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। लोथल से वृत्ताकार चौकोर अग्निवेदिका, 3 युग्म समाधि, पूर्ण हाथी दांत इत्यादि साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लोथल से। मोहनजोदड़ो से पुरोहित के आवास प्राप्त हुए हैं। विशाल स्नानागार, कांस्य की नग्न महिला की मूर्ति प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 92 है कि धौलावीरा के निम्नतम प्रथम चरण का जमाव किस संस्कृति से संबंधित है? ये विकसित हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। धौलावीरा के निम्न प्रथम चरण का जमाव ये किस संस्कृति से संबंधित है? तो ये विकसित हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि धौला का अर्थ होता है सफेद या बीरा कुआं, जिसके आधार पर इसका नाम संभवतः धौलावीरा पड़ा है। धौलावीरा के टीलों की खोज 1967-68 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जेपी जोशी के द्वारा किया गया था। धौलावीरा निम्न प्रथम चरण का जमाव विकसित हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। धौलावीरा से कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अनेक जलाशय के प्रमाण पाए गए हैं। त्रिस्तरीय नगर योजना पाई गई है। निर्माण में पत्थर के साक्ष्य पाए गए हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभाजित था? ये धौलावीरा जो कि 3 भागों में विभाजित था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 94 है। क्वेश्चन नंबर 94 में कहा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय स्थल पर पाई गई है? ये धौलावीरा से पाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, धौलावीरा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि वैज्ञानिकों के एक समूह ने गुजरात के कच्छ जिले के धौलावीरा में 2 गोलाकार संरचनाओं की पहचान की है, जो संभवतः हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला थी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95, सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? ये आद्य इतिहास काल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, आद्य इतिहास काल से संबंधित है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के आद्य इतिहास काल से संबंधित है। इसमें अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में कि वह काल जिसके लिए कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है, जिसमें मानव जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतः सभ्य न था, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। फिर उसके बाद आता है कि जिस काल के लिए लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो, उसमें मानव सभ्य बन गया हो, उसे ऐतिहासिक काल की संज्ञा दी गई है। जिस काल के लिए लेखन कला के प्रमाण हो, किंतु या तो वे अपुष्टि हो या फिर उसकी गूढ़ लिपि अर्थात निकलना कठिन हो, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 है कि हड़प्पा सभ्यता के तहत वह एकमात्र जगह कौन सी है जहां से 216 मीटर लंबा एवं 37 मीटर चौड़ा नौका घाट अवस्थित है? तो ये लोथल में है। कहाँ पे? लोथल में है, क्योंकि ये बंदरगाह था लोथल। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, लोथल। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि लोथल को लघु हड़प्पा अथवा लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। तो लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसकी खोज 1954 में एस.आर. राव के द्वारा किया गया था। लोथल के पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा यानी कि नौका घाट के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इस गोदीवाड़ा के उत्तर दीवार में 12 मीटर चौड़ा एक प्रवेश द्वार था, जिससे जहाज आते जाते थे। फिर उसके बाद इसमें अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में लोथल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है। लोथल से युग्मित समाधान के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से एक भांड पर ऐसा चित्र बना हुआ मिला है जो पंचतंत्र की कहानी यानी कि चालाक लोमड़ी का रूपांकन लगता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 97 है कि नवदा टोली, एरन तथा नागदा की मालवा संस्कृति किस संस्कृति के प्रमाण पाए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 97 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा पश्चात। हड़प्पा पश्चात, ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा, हड़प्पा पश्चात। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि नवपाषाण युग का अंत होते होते धातुओं का प्रयोग आरंभ हो गया था। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। कई संस्कृतियों के जन्म पत्थर एवं तांबे के उपकरणों के साथ साथ प्रयोग करने का कारण हुआ। इन संस्कृतियों को ताम्रपाषाणिक या कैल्कोलिथिक भी कहा जाता है, जिसका अर्थ पत्थर एवं तांबा के उपयोग की अवस्था है। तकनीकी की दृष्टि से ताम्रपाषाण अवस्था
हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति से पहले की है। पर कालक्रम के अनुसार भारत में हड़प्पा की कांस्य संस्कृति पहले आती है और अधिकांश ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति बाद में। नौदा टोली, एरन तथा नागदा की मालवा संस्कृति 1700 से 1200 ईसा पूर्व है, जो कि एक ताम्र पाषाण संस्कृति है। हड़प्पा सभ्यता के बाद का है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 98 है, अधोलिखित ताबे की वस्तुओं में कौन दैमाबाद निधि से सम्मिलित है? तो कुत्ता और दो बैलों के रथ पर सवार खड़ा रथी। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि दैमाबाद से उत्तर हड़प्पा के बाद ताम्र पाषाण युगीन जीवन यापन के साक्ष्य प्राप्त हुए। यह महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित है। दैमाबाद के घर वर्गाकार, आयताकार, वृत्ताकार होते थे। दैमाबाद से एक कुत्ते के कूड़दार, साड़ की मृण मूर्तियां तथा रथ चलते हुए मनुष्य, साड़, गैडे, हाथी वाली आकृति लंबे के हैं, ताबे के हैं। दैमाबाद के प्रथम कालखंड से बस्तियों के ही समाधान मिलते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 99 है कि यूनानियों के कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ, वे इसे क्या कहते थे? तो वे इसे सिंडन कहते थे। सिंडन कहते थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, सिंडन। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया, सर्वप्रथम कपास की कृषि हड़प्पाइयों के द्वारा किया गया था। यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से ही हुआ था। यूनानी कपास को सिंडन कहते थे। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिया गया है कि रोजदी के निचले स्तरों से छोटी ज्वार एवं रागी तथा सौराष्ट्र में बालाकोट से बाजरा, वहीं से कुछ परवर्ती काल में ज्वार तथा सोरघम के प्रमाण पाए गए हैं। ये जो कि फसल थे। लोथल से चावल के अवशेष एवं रंगपुर से धान की भूसी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 100 है। क्वेश्चन नंबर 100 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा पुरा स्थल हिंदकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? ये सुरतघई। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, सुरतघई। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सुरतघई हड़प्पा स्थल हिंदकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में अफगानिस्तान में अवस्थित है। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं कि हड़प्पा सभ्यता का ज्ञात सबसे उत्तरी स्थल जम्मू में चीनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांडा है। फिर इस सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल महाराष्ट्र में गोदावरी के तट पर दैमाबाद है। फिर उसके बाद आता है इस सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल दास्क नदी के किनारे पर स्थित सूतका गेंडोर है। इस सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे पर स्थित आलमगीरपुर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 101 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो धौलावीरा की खोज R.S. विशिष्ट के द्वारा किया गया था। लोथल की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो लोथल की खोज R.S. राव के द्वारा किया गया था। लोथल की खोज R.S. राव के द्वारा किया गया था। बी के थापर दिया गया है, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। यही इसमें क्या है, सुमेलित नहीं है। जबकि हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, सही है। सूरकोटदा जेपी जोशी के द्वारा किया गया था, ये भी सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी, धौलावीरा का उत्खनन R.S. विशिष्ट तथा सूरकोटदा का उत्खनन जेपी जोशी ने करवाया था, जबकि लोथल का उत्खनन R.S. राव के द्वारा करवाया गया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 102 है कि हड़प्पा के लोगों को सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते थे? ये मिट्टी की अच्छी तरह से पकाए गए चित्रित बर्तन थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हड़प्पावासी सामान्य घरेलू प्रयोग में मिट्टी के बर्तन जो कि अच्छी तरह से पकाए हुए होते थे एवं उसमें चित्रांकित कलाकृतियां बनी हुई थी, बहुतायत प्रयोग में लाते थे। इसका प्रमाण लोथल से ही मिट्टी के बर्तन से होते थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 103 है। क्वेश्चन नंबर 103 में कहा जा रहा है कि परवर्ती हड़प्पा काल की पूरा सामग्रियों के साथ चित्रित धूसर पात्र परंपरा के अवशेष मिले हैं। तो ये कहाँ से? तो ये भगवानपुरा से पाए गए हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, भगवानपुरा से। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत स्थित पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू में कई पर्वतीय हड़प्पा स्थलों की खुदाई हुई है।
उत्तर और पूर्ववर्ती क्षेत्रों के पर्वतीय हड़प्पा स्थलों में जो चित्रित हड़प्पाई मृदभांड पर पाए गए हैं, उनमें से अलंकृत अपेक्षाकृत सरल हो गई है। हालांकि कुछ नए पात्र प्रकार के मिले हैं। कुछ उत्तर हड़प्पा पात्र प्रकार के भगवानपुरा के चित्रित धूसर मृदभांड अर्थात पेंटेड ग्रे वेयर के अवशेष मिश्रित पाए गए हैं। इसमें अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिया गया है कि रागी जो कि उत्तर भारत के किसी हड़प्पाई स्थल में अभी तक नहीं देखा गया है। आलमगीरपुर में उत्तर हड़प्पाई लोग संभवतः कपास उगाते थे। अधिकांश प्रवर्ती हड़प्पा स्थल देहाती बस्तियां होती थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 104 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संबंध में नीचे दिए गए निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है। तो आपको इसमें बताना है कौन सा सही ढंग से सुमेलित है। तो इसमें गार्डन विदेशी आक्रमण बताते हैं, जो कि ये क्या है, सही है। ऑरेल स्टाइन ये जलवायु परिवर्तन बताते हैं, ये भी सही है। डेसल भौगोलिक घटनाक्रम बताते हैं, तो ये भी सही है। बीएन मिश्रा भूगर्भ स्थलीय परिवर्तन बताते हैं, तो ये भी सही है। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इसमें क्या है, सभी इसमें सही सुमेलित हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मार्शल महोदय मोहनजोदड़ो को बताते हैं मैके ने चौंदड़ो तथा आर.एस. राव ने लोथल के पतन का प्रमुख कारण बाढ़ को माना है। व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, मैके, पिगट आदि विद्वानों ने सिंधु सभ्यता के पतन का कारण आर्यों के आक्रमण को माना है। फिर उसके बाद आता है एक अमेरिकी इतिहासकार हैं यू आर कैनेडी, ये जो कि मलेरिया जैसी महामारी सिंधु सभ्यता के पतन का कारण माने हैं। रूसी विद्वान है एम दिमित्रेवे अदृश्य गाज, ये जो कि भौतिक रासायनिक विस्फोट इसको सभ्यता के पतन का कारण मानते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 105 है कि हड़प्पा संस्कृति के विनाश के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। क्वेश्चन नंबर 105 का इसमें राइट आंसर क्या होगा। ये गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट के द्वारा किया गया है। गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट के द्वारा किया गया है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के विनाश के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट के द्वारा किया गया है। सर जॉन मार्शल एवं एस.आर. राव का मानना था कि सैंधव सभ्यता का विनाश बाढ़ के कारण हुई है। बीबी लाल ने अनुसार जलवायु परिवर्तन तथा प्रदूषित वातावरण के कारण नगरीकरण का अंत हो गया। अतः कोई भी इसमें सही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 106 है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे। ये करते थे पशुपति की ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सैंधव सभ्यता में मुख्यतः मातृ देवी की पूजा होती थी। यहाँ के स्थलों से सबसे अधिक नारी की मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। सैंधव सभ्यता में पशुपति पूजा भी प्रचलित थी। इसमें कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं कि हड़प्पा से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर त्रिमुखी पुरुष को एक सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। उनके दाहिने तरफ एक हाथी, एक बाघ और बाईं ओर एक गैड़ा और एक भैंसा खड़े हुए दिखाए गए हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 107 है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में लोग पूजा करते थे। तो किसकी पूजा करते थे। ये पूजा करते थे पशुपति की ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा पशुपति की। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 108 है कि किस हड़प्पाई स्थल से एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ये मोहनजोदड़ो से योगी की मूर्ति पाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 109 है कि निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी। तो किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी। इसमें शिव की पूजा होती थी, आद्य रूप शिव को कहा गया है। पीपल की भी पूजा होती थी, मातृ देवी की पूजा होती थी, लेकिन विष्णु की पूजा नहीं होती थी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता में एक ऐसे प्रचुर साक्ष्य मिलते हैं जिनके आधार पर यह परिलक्षित होता है कि धार्मिक विचारधारा मातृ देवी, पुरुष देवता आद्य रूप शिव, लिंग योनि, वृक्ष प्रतीक पीपल, पशु आदि की पूजा होती थी, जबकि विष्णु वैदिक कालीन देवता माने गए हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर
110 है, स्वास्तिक प्रतीक का उदय किस काल में हुआ है? तो ये सिंधु काल में हुआ है। किस काल में? सिंधु काल में। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों, चित्रकारियों तथा मृदभांडों पर स्वास्तिक के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यह हिंदुओं, जैनों और बौद्धों में समान रूप से पवित्र प्रतीक माना गया है, जो कि सूर्य की पूजा से संबंधित है स्वास्तिक। फिर क्वेश्चन नंबर 111 है कि शैव धर्म का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? तो ये हड़प्पा काल से। शैव धर्म का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? तो हड़प्पा काल से माना जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। शिव तथा उनसे संबंधित धर्म की प्राचीनतम प्रागैतिहासिक युग तक की जाती है। सैंधव सभ्यता की खुदाई से मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा पर पद्मासन में विराजमान एक योगी का चित्र मिला है। उसके सिर पर त्रिशूल जैसा आभूषण तथा 3 मुख है। सर जॉन मार्शल ने इस देवता का पहचान ऐतिहासिक काल के शिव से स्थापित की है। अनेक स्थलों से कई शिवलिंग प्राप्त हुए हैं। इससे सूचित होता है कि यह भारत का प्राचीनतम धर्म है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 112 है कि किन स्थान से प्रसिद्ध पुरोहित आकृति प्राप्त हुई है? ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा के ऊपर पद्मासन में विराजमान एक योगी यानी कि पुरोहित का चित्र प्राप्त हुआ है। पुरुष की दाईं ओर चीता, हाथी तथा बाईं ओर गैंडा और भैंसा चित्र मिला है। मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खुदाई वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। इस स्थल से बृहद स्नानागार, पुरोहित आवास, अन्नागार आदि प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो के ध्वंसावशेषों पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। इसमें क्वेश्चन नंबर 113 है कि कौन सी धातु सिंधवासियों को ज्ञात नहीं थी? तो लोहा का ज्ञान सिंधवासियों को नहीं था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सैंधव सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण, चांदी आदि धातुएं मिलती हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई थी। हड़प्पाकालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युगीन का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल से 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 114 है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु लोथल से विद्युत नहीं है? तो ये सोना, जो कि लोथल से नहीं पाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पूरा स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे पर स्थित सरगवाला गांव से 2 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। लोथल से सोना धातु के बारे में जानकारी का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है, जबकि शेष अन्य धातुओं की प्राप्ति लोथल से हुई है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 115 है कि सिंधुवासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या है? तो ये गेहूं और जौ था। गेहूं और जौ था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, गेहूं और जौ। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि गेहूं और जौ, जो कि सिंधु सभ्यता के लोगों के मुख्य खाद्यान्न थे। इस सभ्यता के लोगों को गेहूं और जौ के अतिरिक्त कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों, तिल जैसी फसलों का भी ज्ञान। इसमें अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिया गया है कि बनावली से अच्छी किस्म के जौ प्राप्त हुए हैं। लोथल से आटा पीसने की पत्थर की चक्की 2 पार्ट मिले हैं। सिंधु सभ्यता के मिट्टी के बर्तन तथा मोहरों पर अनेक पेड़ पौधे का अंकन मिला है। इसमें पीपल, खजूर, नीम, नींबू, केला आदि जो कि यहाँ के प्रमुख पौधे थे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 116 है कि उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को जो 2 अस्थायी उपहार प्रदान किए हैं वह गेहूं और कपास की खेती था। गेहूं और कपास की खेती। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के स्थलों पर खुदाई में सूती वस्त्रों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम 3000 ईसा पूर्व में यहाँ पर कपास की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जबकि मिस्र में इसकी खेती 2500 ईसा पूर्व के लगभग शुरू हुई थी। गेहूं यहाँ का एक प्रमुख खाद्यान्न था। गेहूं की 2 प्रजातियां ट्रिटिकम कम्पेक्टस तथा स्फेरुलोकोलम उगाई जाती थी, जिसकी पैदावार आज पंजाब में भी होती है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 117 है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु ईरान पठार से सुमेरियों द्वारा आयात नहीं की गई थी?
ये गेहूं को आयात नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है, सुमेरियन द्वारा ईरान के पठार से फिरोजा, क्लोराइट तथा लाजुली के अलावा कीमती वस्तुओं के आयात किया जाता था, परंतु गेहूं के आयात की कोई जानकारी विभिन्न स्रोतों द्वारा नहीं प्राप्त होती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 118 है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ये चीन के सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है, जबकि मिस्र की सभ्यता के समकालीन मानी जाती है, मोसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन मानी जाती है और क्रीट की सभ्यता के समकालीन मानी जाती है सिंधु सभ्यता। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र, मोसोपोटामिया और क्रीट सभ्यता की समकालीन थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भाग मिस्र, मोसोपोटामिया एवं क्रीट की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत थी। समकालीन विश्व की कोई अन्य सभ्यता सिंधु सभ्यता से विस्तृत नहीं थी। इसके सभी स्थलों से प्राप्त तत्वों में न केवल समानता वरन एक रूपता भी है। सुमेरिया या मोसोपोटामिया में सैंधव जैसी सभ्यता के बर्तन, मोहरे तथा चूल्हे मिले हैं। मिस्र में मिले आभूषण और श्रृंगार प्रसार सौंदर्य सैंधव आभूषणों तथा श्रृंगार प्रसाधनों जैसे ही हैं। क्रीट सभ्यता में प्राप्त चित्र भी सिंधु सभ्यता घाटी के चित्रों का सही समान ही इन प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता का सुमेरिया यानी कि मोसोपोटामिया तथा मिस्र की तथा क्रीट सभ्यताओं से व्यापारिक संबंध थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 119 है। क्वेश्चन नंबर 119 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में एक छोटा यानी कि नियतकालीन बाजार निहित है। ये हट्टिका ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, हट्टिका। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि प्राचीन भारत में हाट यानी कि बाजार शब्द का प्रचलित रूप हट्टिका था। यह बाजार के लघु रूप का स्मरण करता है जो कि नियतकालीन बाजार व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में बाजार लगाने का दिन, समय व स्थल से पहले ही निर्धारित होता था। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर है वैदिक काल। वैदिक काल को हम लोग कंप्लीट वैदिक काल को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा दोस्तों। तो वैदिक काल को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, एक ही वीडियो में। तो सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।